जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं अरमान साबिर व्लॉग्स से, और करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ मैं बिलाल अहमद। अहम तरीन ख़बरें, कुछ ब्रेकिंग इत्तलात हैं जो आप तक पहुंचानी हैं। कुछ चैलेंज है कराची वालों को मुल्तान वालों का बानी MQM से मुतालिक। इसके साथ ही अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं कि क्या जो गवर्नर सिंध बनाया गया कामरान टसूरी साहब को, उन्होंने अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर लिया है? क्या उनकी तब्दीली होने जा रही है? और क्या सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में ये चल रहा है कि वो गवर्नर सिंध बनाए जा सकते हैं? कितनी सदाकत है इस बात में? इसके साथ ही कराची वालों के साथ एक बड़ा जुल्म, इम्तियाजी सलूक कि सिंध हुकूमत ने जो गोट, कच्ची आबादी और दीगर जो कह लीजिए कि कॉलोनीज़ थी, उनको मुस्तकिल करने का जो एक मंसूबा बनाया। अब एक नई चीज़ सामने आ रही है कि तजावुज़ात के दौरान जो ऑपरेशन होगा तजावुज़ात के ख़िलाफ़, उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं। वो उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी कराची वालों के साथ एक और बहुत बुरा इम्तियाजी सलूक करने जा रही है, या करप्शन का एक नया रास्ता खोला जा रहा है? इसी के साथ बेनज़ीर जो इनकम सपोर्ट है, उसमें किन लोगों को नवाजा जा रहा है और नवाजने का एक नया मंसूबा सामने आया है, इस पर बात करेंगे। तो अरमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अरमान भाई, मुल्तान वालों ने कराची वालों को चैलेंज दिया, इस पर तो बाद में बात करेंगे। ये गवर्नर के बारे में ये है कि जी जो टास्क था और वो मुकम्मल हो गया, क्या कहेंगे? मुकम्मल तो हो गया, वो तो सब कराची वाले सारे जानते हैं। कराची वाले क्या, पूरे सिंध के लोग जानते हैं कि जो टास्क उनको दिया गया था, टास्क उनको दिया। देखें, गवर्नर साहब जो है, कमरान टसूरी साहब जो हैं, वो कमरान टसूरी साहब की MQM पाकिस्तान में आमद जो हुई थी, वो किस तरह से हुई थी वो सबको पता है। पहले भी जैसे हुई थी, पहले भी जैसे हुई थी, है ना। मुखालफत जो है वो उसके बावजूद आमिर खान जो है वो नाराज़ भी थे, उन्होंने अपनी नाराज़गी भी शो की थी। उसके बावजूद वो अचानक रातों रात जो है पता चला कि वो आ चुके हैं, और न सिर्फ गवर्निंग अपना राब्ता कमेटी में आ चुके हैं। फ़ोन आया वही, उसके बाद जो है वो न सिर्फ राब्ता कमेटी में आए बल्कि डिप्टी कन्वीनर भी बन गए। और डिप्टी कन्वीनर के बाद जब गवर्नर के लिए नाम मांगे जा रहे थे, तो नसरीन जलील का नाम बहुत अरसे से, वो तो पहले गया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने उसको अप्रूव कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, वो क्लियरेंस नहीं मिली और इस वजह से वो रुका हुआ था नाम। और दूसरा नाम मांगा, एक और नाम मांगा गया जब मजीद, तो कामरान टसूरी साहब का नाम यहाँ से चला गया और बताया गया कि जी राब्ता कमेटी का, हालांकि कई लोगों ने तो, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, नाराज़ भी हो गए थे लोग, पता नहीं था कि राब्ता कमेटी का इजलास हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि बाद में कर लिया गया या जो भी है, लेकिन उनका नाम चला गया गवर्नर के लिए और वो गवर्नर भी बना दिए गए। और अब फिर उनको जो कहा गया कि इनको एक टास्क दिया गया है कि वो MQM का जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनका मर्जर करेंगे, जिसमें PSP थी और डॉक्टर फारूक सत्तार अलग थे और MQM पाकिस्तान अलग थी। तो ये तमाम जो है वो MQM के जो धड़े हो गए थे, इन सबको मर्ज किया जाएगा ताकि एक मजबूत MQM पाकिस्तान हो सके। और MQM पाकिस्तान जो है वो वोट लेने जब जाए तो वोट लेने के बेसिकली माइनस डॉक्टर फारूक माइनस बानी MQM डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कहा था कि जी जब हम वोट लेने जाते हैं पिछले इलेक्शन में कि भाई हम वोट लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं आप तकसीम अगर एक हो जाएं तो हम आपको वोट भी दें। तो वो ही एक पीछे जो है ना कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद जो है उनका मर्जर किया गया। और मर्जर करने में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार जो अदा किया वो गवर्नर हाउस में मीटिंग भी बहुत हुई हैं, ये सब जगह आता रहा है, अखबारों में भी आता रहा है। और जब गवर्नर साहब, जब उनको गवर्नर बनाया गया था, एक बात उस वक्त भी उन्होंने कहा था एक बात कि जिन लोगों ने अगले 10 दिन में जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने MQM का मर्जर किया, उन्हें क्या गवर्नर हाउस में या गवर्नर साहब की ज़रूरत थी? सच्ची बात, वो तो कहीं पर भी बैठ के कर सकते थे ना, वो PC होटल में बैठ के, या अपने जो उनके दफातर हैं जहाँ एक आम आदमी तो घूम ही नहीं सकता, वहाँ कर सकते थे। तो उन्हें गवर्नर हाउस या गवर्नर की क्या ज़रूरत थी? इससे पहले भी ना बिलाल इसी तरह की कोशिश की गई थी, और डॉक्टर कमाल साहब जो हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब और फारूक सत्तार ने जो है वो मर्जर कर दिया था अपनी दोनों पार्टी का। याद है आपको? इससे मुत्तफिक, लेकिन अगर वो भी इसी तरह से हुआ था। डॉक्टर इशरतुल इबाद करते, कोई और MQM की बड़ी शख्सियत आकर करती तो समझ में आता। कामरान टसूरी साहब तो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, उनको पॉलिटिकल पार्टी में लाया गया और फिर सारा गवर्नर बना दिया गया।
उनका ये टास्क कैसे हो सकता है? बस सिर्फ एक ही टास्क हो, ये मर्जर हुआ और उसके बाद आप देखिए, हो सकता है इनसे आगे भी काम लिया जाए, क्योंकि इनको कहा भी जैसे जरदारी साहब हैं कि मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, इसी तरह से कामरान टिसरी साहब का कहा जाता है कि इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात बहुत जगह हैं, बहुत अच्छी जगह पर भी हैं, बहुत अच्छे सर्कल्स में भी हैं उनके ताल्लुकात, बिजनेस में, हाँ बिजनेस में तो हैं ही इनके ताल्लुकात, क्योंकि ये बेसिकली बिजनेसमैन है। तो इस वजह से जो है वो इनको आगे प्रमोट भी किया गया और उनको जो है वो बताया गया आवाम को कि जी इनके ताल्लुकात भी बहुत हैं, तो आगे भी के जो उर्दू स्पीकिंग ख़ास तौर पे जो मामलात होंगे उसमें आगे भी ये कोई कहीं ना कहीं फिर कलीदी किरदार अदा करते हुए नज़र आ सकते हैं। एक जिक्र है, कुछ कहते हैं कि टेक्नोक्रेट टाइप का गवर्नर होना चाहिए और वो सिंध को सूट करता है, दूसरे कहते हैं कि नहीं एमक्यूएम का होना चाहिए ताकि गवर्नर एमक्यूएम का रहे, वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहे। तो अब ये पिछले दिनों एक खबर भी लीक की या करवाई गई कि जी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो गवर्नर बन रहे हैं और इन गवर्नर साहब का टास्क पूरा हो गया। कितने चांसेस हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के गवर्नर बनने के और कितने चांसेस हैं कि नॉन पॉलिटिकल आदमी एक टेक्नोक्रेट टाइप का लेकर आ जाए, बिजनेसमैन टाइप? देखें, जो अब तक कहा तो यही जा रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो गवर्नर बनने की जो है वो उनके लिए कोशिशें हो रही हैं, और जब ये वो यहाँ पर आए थे मर्जर जिस वक्त हुआ था उस वक्त भी यही बातें आई थी कि या तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त इंतखाबात नहीं हुए थे बल्दियाती इंतखाबात, या तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा या फिर उनको गवर्नर बनाया जाएगा। इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात होगी, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए वही मामला क्लियरेंस और क्लियरेंस तो है उनकी, नहीं अहम। देखिए, अगर सही मुस्तफ़ा कमाल साहब की क्लियरेंस नहीं होगी तो किसकी होगी यार? दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस तरफ की। हाँ, कि भाई क्लियरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपका क्लियरेंस है तो आपको बना दिया जाए। अच्छा, रजामंदी भी होनी चाहिए। अच्छा, रजामंदी उस तरफ की। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। तो मामला जो है दूसरा, और दूसरी बात ये है कि टेक्नोक्रेट जो है ना, अगर कोई गवर्नर आता है तो वो इस वक्त ज़्यादा सूट करेगा, जो कि इस वक्त जो लोग लेकिन जहाँ कहीं ये मंसूबा बनाया गया कि एमक्यूएम को स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक टेक्नोक्रेट जो आया गवर्नर तो वो क्या रोल अदा करेगा? उसके लिए तो आपको पॉलिटिकल शख्सियत चाहिए। देखिए, उस वक्त भी टेक्नोक्रेट गवर्नर ही लेकर आए थे, क्योंकि टेक्नोक्रेट गवर्नर जो है बेसिकली ये भी टेक्नोक्रेट ही है, बिजनेसमैन ही है। मुलाकात हुई थी कल आपकी उनसे? मेरी मुलाकात नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम जो है वो कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और कराची प्रेस क्लब कल उनकी आमद हुई थी। और नहीं, मैं देखिए उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन मैं एहतराम है, नहीं अपना, मैं बिल्कुल हम जो है, क्योंकि उनकी शख्सियत को पॉलिटिकल तो नहीं रही ना, उनके एहतराम में हम कोई वो नहीं लेकर आ रहे, कमी लेकर नहीं आ रहे, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो यही है कि उनकी जगह जहाँ ज़ाहिर उनका जो रोल था वो अब खत्म हो गया, जो बज़ाहिर उनका जो रोल था नहीं, मुझे लगता है वो कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू किया, मतलब कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है या उनके ख्यालात में तब्दीली आ जाती है। देखें, जो लोग मैटर करते हैं असल में मामला हुए हैं कि उनके वो क्या चाहते हैं। अच्छा, दूसरे जी, अब ये एक और खबर है, एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी से अब तक बहुत सारी हुकूमतों बनना, खत्म होना, ये यूं पता नहीं क्या कुछ चलता रहा है। ग्राफ देखें तो ऐसा लगेगा जैसे ईसीजी का ग्राफ आ रहा है। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे आता है। बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप अब बने हैं बज़ाहिर, लेकिन हकीकत ये है कि बुरी तरीके से बेहतरीन। और अभी जो क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है बताएं? अभी जो हुआ है कि उन्होंने कहा कि एमक्यूएम ने अपने एक बिल पेश किया, बिल ड्राफ्ट बिल था कि काबीना में दिया पीपल्स पार्टी की, कि पीपल्स पार्टी से कहा कि जी अब मेयर का जो मामलात हैं वो मेयर टू मेयर, यानी कि अब इलेक्शन जो है वो हो और फिर मेयर के बाद फ़ौरन मेयर आ जाए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ना आए। हाँ। जो बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत है वो ख़त्म होने से 3 महीने पहले ही इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी जाए, इलेक्शन करा दी जाए, और ताकि मेयर की जैसी मुद्दत खत्म हो तो अगला मेयर ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका हो। सूट करता है ये एमक्यूएम को बल्दियाती सिस्टम, ठीक है, ताकि एमक्यूएम का जो भी मेयर है वो इलेक्ट हो चुका हो, जैसे इस मेयर की जो 4 साल कंप्लीट हो तो दूसरा मेयर जो है वो टेक ओवर कर ले। ये एक उन्होंने एक बिल पेश किया था काबीना में, और काबीना में अप्रूव हो ताकि जो है वो उसको असेंबली में पेश किया जा सके, लेकिन पहले स्टेज पर ही काबीना में जो है वो ये बिल पीपल्स पार्टी की जो काबीना है उसने मुस्तरद कर दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा खत्म नहीं किया जाएगा। बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप अगर बेहतरीन अंडर सुपरविजन और गारंटेड बाय शहबाज शरीफ एंड मौलाना फजलुर रहमान। देखिए, अगर बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है तो ये ड्राफ्ट बिल बनकर काबीना तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। सही बात। वहीं पर जो है वो मामलात जो है वो तय हो जाने चाहिए थे, पहले मामलात तय होंगे उसके बाद फिर कोई चीज़ मंजर आम पर आनी चाहिए। ये मुझे बताएं, कराची वालों में क्या था, पीआईबी कॉलोनी
ऑपरेशन, फिर वो ज़ियाउद्दीन जी का हाँ, ऑपरेशन, ये ठीक है, रोड का, वहाँ से सारी आबादी को हटा दिया गया, 3-3 मंजिला घर, फिर नस्लत टावर आपने तोड़ दिया, फिर और बहुत सारी चीज़ें तोड़ी हैं आपने। बिल्कुल सही बात है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एक नया कानून लेकर आ रही है, ऑडियंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब अरमान भी, अगर आपने अभी तक कब्जा नहीं किया तो कब्जा कर लें, मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर नया जो कानून आ रहा है तो उसमें तो हम फिर उसके बाद क्लेम कर सकेंगे ना कि यार देखें मैंने सड़क के ऊपर कब्जा किया था, अब सड़क आप ख़त्म करवा रहे हैं तो मुझे पैसे दें। क्या है ये? बिल्कुल, ये ऐसे इसी तरह का है कि ये कहते हैं जी आबादकारी और बहाली की पॉलिसी, काबीना ने सिंध रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2023 की मंजूरी दी है, और उसमें जो है वो ये तमाम जो लोग हैं जो कि पॉलिसी के तहत जो कारोबारी अफराद हैं और जिनको आमदनी में होने वाला नुकसान की तलाफ़ी की जाएगी, यानी कि अगर उनको कोई पथारा है, उनकी कोई ऐसी जगह, टाइटल ये नॉन टाइटल। एग्जैक्टली प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि टाइटल एंड नॉन टाइटल क्या भाई होता है? नॉन टाइटल क्या होता है? टाइटल तो अगर मैंने कब्जा किया हुआ है, दिन में रात बैठ के कहीं पर मैंने कब्जे करने हैं, तो मुझे तो राइट नहीं मिलना चाहिए ना? टाइटल तो वो होता है ना जिसके आपने लीगल पेपर्स हो। अब नस्ला टावर के तो लीगल पेपर्स भी थे, लेकिन उनको तो जो है वो अब तक पीआईबी और आपने सारा बनाया हुआ था, पीआईबी आपने सारा बनाया हुआ है, आपने जो है वो उनको लेटर्स दिए हुए, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अब जो कहते हैं कि जी वो कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि नहीं जी ये तो सारा नाजायज़ है और गैर कानूनी और ये कब्जा है, इसको ख़त्म कर दी जाए। तो ये जो आबादियाँ हैं ये कहाँ पर हैं, और ये आप जो सेटलमेंट करने जा रहे हैं, जिनके पथारे हैं, जो पथारे लगा रहे हैं, जो आके कब्ज़ा करके ज़मीन पे बस बैठ गए हैं और बैठ के अपना कारोबार शुरू कर दिया है, अगर उनका कारोबार आप ख़त्म करते हैं, अलग करते हैं, वहाँ से तजावुज़ात अलग करते हैं, तो आप उनको कंपनसेट करेंगे। वो कंपनसेट ज़ाहिर नॉन टाइटल है, वो तो लीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो है ही नहीं कारोबार। वो किस हिसाब से किया जाएगा, कितनी आमदनी हो रही है, कौन सा कारोबार, कहाँ बैठे थे, बड़ा खांचा तो लग जाएगा भाई। ये तो एक तरह से यानी कि जो कब्जा करने वाला है उसके लिए बड़ा करप्शन का दरवाजा, एक और करप्शन का दरवाजा खोल रहे हैं, और इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कितने कारोबार के लिए दे रहे हैं, और वो पैसा क्या घूम के फिर कहाँ वापस कहाँ जा रहा है। तरक्याती कामों पर तो अब नैब पकड़ लेती है ना, तो अब पैसा यहाँ से घूम के आएगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो है उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये रखे हैं, और उसमें जो है एक ख़ानदान को 30 किलो आटा फराहम किया जाएगा, यानी कि 2,000 रुपये देंगे, आटा फराहम करेंगे और 2,000 रुपये वापस ले लेंगे उनसे। कितने ख़ानदान हैं? 78 लाख ख़ानदान, ऐसी कुछ कह रहे हैं। ऑडियंस 78 लाख ख़ानदान, 7,08,000 ख़ानदान है या 78 लाख ख़ानदान है, ऐसे कुछ हैं। ये है हमारे मुल्क का हाल कि हम भिखारी बना रहे हैं और मुसलसल भिखारी बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। 78,10,482 ख़ानदान है। चलें जी, ये कहाँ है? कराची में तो कोई नज़र नहीं आता। पूरे सिंध की बात है। अब सिंध के अंदर भी कितनों को मिलते होंगे, कितनों को नहीं मिलते होंगे, ऑडियंस आप बेहतर जानते हैं। आखिरी चलें जी, क्लोज करते हैं। ये मुल्तान वाले, हाँ यार, मुल्तान वालों ने जो है कराची वालों को चैलेंज किया है। मुल्तान वाले कहते हैं कि जी मुल्तान वाले तो अल्ताफ़ हुसैन को याद रखे हुए, उन्होंने बॉल चॉकिंग वगैरह की हुई है वहाँ पर, बॉल चॉकिंग वगैरह की, बॉल चॉकिंग मुल्तान में हुई है अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए। और वो कहते हैं, फिर उन्होंने जो है वो कहा है कि हमने तो याद रखा हुआ है अल्ताफ़ हुसैन को, कराची वाले लगता है भूल गए हैं। जिस पर अब कराची वाले जो है वो अब क्या कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे कराची वाले कहते हैं कि हमारे तो रूहानी बाप हैं, और कराची वाले जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं वो तो हमारे रूहानी बाप हैं और हम तो उनको भूल ही नहीं सकते। तो ये मतलब इस तरह की एक जो है ना वो थोड़ा सा, मैं अब कुछ नहीं बात कर रहा है इसके बाद कोई बात बनती नहीं है। ऑडियंस आपका क्या कहना है आज के व्लॉग के सिलसिले में? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक अरमान साबिर व्लॉग्स या फिर करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक या उसको फॉलो नहीं किया तो बराए करम कर लीजिएगा। इंशाल्लाह से एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।